हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा चुकी है, ट्रिग्नोमेट्री में एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम लोगों के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, स्टेनो में भी आते हैं और क्लर्क में भी आते हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, यानी कि ऊंचाई और दूरी की। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, बट इस पार्ट से लगभग 2 क्वेश्चन हम लोग हर बार देखते हैं। मेरे हाथों पे मत जाना भाई, ये देख रहे हो, ये देखो कितने गजब से कलर लगा हुआ है। बात ये थी कि इसमें इंक डाली जा रही थी, और क्योंकि मैं ही अभी यहाँ पे हूँ तो मैं ही डाल रहा था, और जब मैंने इसको खोल के डाला तो वो एकदम से फैल गया और ये सारी चीजें हो गई। खैर, क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी। ये हमारा चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, हाइट तो होगी ही और डिस्टेंस भी होगी, यानी कि ऊंचाई होगी तो दूरी भी होगी। और ये कब बनेगा? जब हमारे पास ये होती है हाइट, कहां से लेके यहां से लेके यहां तक, और ये होती है डिस्टेंस, इसको डी से लिख लेते हैं, ये होती है यहां से लेके और यहां तक। अब आप कहेंगे सर जी इसमें तो सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसका फिर क्या काम होगा? दोस्तों इसके भी काम आएंगे, जब आपको आगे आगे सवाल देखने को मिलेंगे वहां पे काम आएगा। जैसे, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा थीटा। जब आपको tan थीटा के हिसाब से देगा तो लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब वो साइन में दे देगा या कॉस में वैल्यू दे देगा तब हमको ये पता चलेगी। लेकिन कब? जब ये दिया होगा, ये दिया होगा, तब ये निकालेंगे, या ये दिया होगा, ये दिया होगा, उससे आ जाएगा, या तो ये दिया होगा और ये दिया होगा। तो यहां से हमको इस तरीके से चीजें निकाली जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये एक कोण बना हुआ है, इस कोण पर हम लोगों के, मतलब ये एक ट्रायंगल बना था, इसमें एक थीटा कोण दे रखा है, और ये थीटा कोण ये जो है ये 4 बनाता है, ये 3 बनाता है। तो हमको पूछा जाएगा कि कितने का कोण बनेगा। तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है लंब बटे आधार। खैर ये इस तरीके से नहीं होगा, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई, हैं? इसमें क्या डिब्बी में भर के रखा है यार? ये हमें लगता है हमारे यहाँ जो अभी कुछ दिन पहले बच्चे आए हुए थे, हमें लगता है उन्होंने इसमें कुछ ऐसा भरा है जिसकी वजह से देखिए ये इंक भी गड़बड़ कर रही है कुछ। खैर, जो मेन टॉपिक है हम लोग वो खत्म करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। जैसे ये 1/√3 लिखा हो, ठीक, तो यहां भी 1/√3 लिखेंगे, और ये किसकी वैल्यू आ जाती है? तो ये tan थीटा बराबर tan 30 की वैल्यू होती है। ये से ये चला जाएगा तो थीटा बराबर हमको 30 मिल जाएगा। ये तो हो गया एक पैटर्न, जब हमसे थीटा पूछा जाए। जब दूसरा पैटर्न होता है जब हमको थीटा दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि एक बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची है कि जैसे 1 मीटर की है, तो 1 मीटर की है और tan 30 का कोण बनाता है, तो एक बिंदु से लेके बिंदु की जो बिल्डिंग होगी, इसका जो पाद की जो बीच की दूरी होगी ये निकालनी है। तो कैसे निकल आएगा? tan थीटा बराबर tan 30 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 1/√3, तो इधर भी 1 मतलब h बन जाएगा, h इधर चला जाएगा यहाँ पे। तो उस तरीके से हमारी h उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की √3 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या बात भाई, बिगड़ोगे नहीं? चलिए, अच्छा अब मुझे एक चीज याद आई। उस दिन बच्चे जो थे, जब मेरे रूम में यहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ मेहमान आए हुए थे, उनके बच्चे, तो वो यहाँ से जाने के बाद अपने हाथ धुल रहे थे, उनके कपड़ों में इंक लगी हुई थी शायद, या उन्होंने किसी कपड़े से पोंछा था। तो ये क्या हुआ था कि वो इंक जो है हमें लगता फैल गया, उसमें इन्होंने शायद कुछ और भर के बैठे हैं। तभी मैं सोचूं ये यार उजाला जैसा क्यों लग रहा है मुझे, जो हाथों में लगा हुआ है ये नील, क्योंकि जो इंक लगती है वो हाथों से ऐसा कर देते हैं तो हट जाती है, लेकिन ये ऐसे ऐसे करने से ये हट नहीं रही। इसका मतलब बच्चों से जो गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए ये काम किया। खैर चलो,
आगे बढ़ेंगे। तो अब हमको ये सवाल कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं कि एक बिल्डिंग जिसकी एक मकान बना है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, और बिल्डिंग की जो परछाई है वो कोई बिंदु पर जाती है, तो बिल्डिंग के पाद यानी कि बिल्डिंग के सबसे नीचे हिस्से के उस बिंदु की जो परछाई होगी वो कितनी पूछी जाएगी। तो वो पूछा जाता है, उसमें हमको कोण दे देता है। तो कोण हमारे दो तरीके के होते हैं, उन्नयन और अवनमन। यार होता मैंने भी इंक डाल दी उसमें। चलो देखो, दो तरीके के कोण होते हैं। अब उन्नयन का मतलब होता है जब हम ऐसे करके ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ जाए या देखे। जैसे यहां से ऊपर देखा तो ये कोण थीटा यानी कि ये उन्नयन कोण होगा। अवनमन कोण का मतलब होता है जब नीचे की ओर देखें। ठीक, अगर वो नीचे की ओर देखेगा मतलब कोई अब यहां पे बैठा होगा, अब वो नीचे को देखेगा, तब ये वाला कोण जो है ये आपका ये अवनमन कोण होगा। क्या होगा? अवनमन कोण होगा। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी, पूरा पैटर्न हमारा इन दो चीजों पे चलेगा, एक तो उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण। ठीक है, इन्हीं दोनों पे उन्नयन का मतलब जब हमारी आंख यहां पे होगी, जब अवनमन कोण जब हमारी आंख कहां पे होगी। अरे यार आंख बन जा भाई, इतनी तो आर्ट मेरी खराब हो रखी है। ठीक, जब आंख हमारी यहां पे होगी, तो जब हमारी आंख यहां पे होगी तब ऊपर से नीचे देखा अवनमन, नीचे से ऊपर गए तो उन्नयन। बस यही दो चीजें मेन थी इसमें बताने के लिए, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद में हम लोग कुछ एक सवाल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति जमीन से खड़े होकर सूरज के साथ उन्नयन कोण, या उसका ऐसा बनना है, कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसका सूरज के साथ में उन्नयन कोण है 30, और जो बिल्डिंग है उसकी परछाई पड़ती है वो √3, परछाई उसकी है √3। इस तरीके से जैसे यहां पे है सूरज, भाई तुम तो चलो ही मत, तुम तो ज्यादा नीले हो रखे हो, और ये है बिल्डिंग। ठीक है, उसने क्या कहा, सूरज की जो रोशनी आएगी तो परछाई भाई इसको ऐसे बनाई जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो गई परछाई। कोई व्यक्ति यहां से देखता है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहां से देखता है तो उसका साथ सूरज का उन्नयन कोण है 30। जो इसकी ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। हमको परछाई की जो दूरी है ये x, हमको ये बताना है कि ये कितना होगा। तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो tan 30 बराबर 1/x हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है √3 बराबर 1/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x बराबर √3। यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यही हमारा उत्तर बन जाएगा। बस इसी चीज पे पूरी एक्सरसाइज आपकी चलती रहेगी आगे। अब इस टॉपिक में अब आपको मैं ये कहूं कि नहीं, इस टॉपिक में मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा बता दूं। भाई देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं ऐसा एक्स्ट्रा बताने के लिए। जो चीज मेन थी ये उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर को देखना उन्नयन कोण, अवनमन कोण ऊपर से नीचे को देखना ये अवनमन कोण। सवाल कैसे बनते हैं, ये कुछ इस तरीके से बनेंगे आगे। देखिए आपके एग्जाम में मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि कोई एक पेड़ लगा हुआ है वो टूट गया ऐसे करके हो गया। अब पेड़ टूटने के साथ में जो है वो पेड़, टूटे हुए पेड़ की हमको लंबाई बतानी, वो सब क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। तुम तो चलो भी मत भाई, कि एक बिल्डिंग है, एक व्यक्ति है यहां पे, ये चलता हुआ जा रहा था यहां तक, ए से लेके बी तक चला, तो उसका अवनमन कोण जो था वो 45 से उन्नयन कोण 45 से 30 हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी 50 है,
और इसकी ऊंचाई मान लो हमारे पास 2 मीटर है, तो हमें इसकी लंबाई पूछी जाती है कि बी से लेके डी तक की दूरी कितनी होगी। बी से लेके डी तक की दूरी ये एक्स है मान लो, हम इतनी दूरी पूछी जाएगी। आपके सवाल इस लेवल तक जा सकते हैं, आपका सवाल इस लेवल तक जा सकता है, इस लेवल से ऊपर आपका सवाल नहीं जाएगा। आपके सवाल कुछ इस तरीके से नहीं आएंगे कि एक पेड़ है जो कि यहां से टूट के मुड़ जाता है, यहां से टूट के मुड़ जाता है और जमीन के साथ वो 45 का एंगल बनाता है। और ये डिस्टेंस हमको जब कहते हैं कि पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा जमीन से जहां तक पेड़ की जड़ से बीच की दूरी जो है वो 7 मीटर की बनती है, तो हमको ये वाली ऊंचाई बतानी है। कितनी वाली? ये वाली, या कह सकते हैं कि ये वाली, क्योंकि जो टूट के हिस्सा जमीन में लगा वो यही लगा होगा। तो सवाल मैं आपको ये भी बता दूंगा, लेकिन दोस्त ये सवाल आपसे आपके सिलेबस में पूछे ही नहीं जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं। अगर आ भी जाता है तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं ये सवाल आपको करवा दूंगा, इस तरीके के सवाल भी मैं आपको करवा दूंगा कि ये यहां तक की तो दूरी भाई हम लोग निकाल लेंगे, या हम लोग इसकी दूरी पूछी गई ये हिस्सा कि उसने ये कहा कि जो पेड़ टूटा हुआ है, टूट के जो झुक गया, वो टूटे हुए पेड़ की हमको क्या बतानी है? उसकी डिस्टेंस बतानी है, उसकी लंबाई बतानी है। तो जब इस तरीके का सवाल आएगा तो हम लोग इसको भी लगा लेंगे। तब मैंने आपको क्या बताया था, तब हमें साइन या कॉस की जरूरत पड़ेगी। तब हम लोग यहां पे ये जो रखा था टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा रखेंगे और इसके आंसर को निकाल के लेके आएंगे। इससे ज्यादा इस टॉपिक में आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है कि ये सोचने की जरूरत हो कि भाई यार हम इसमें हाइट एंड डिस्टेंस कैसे लगाएंगे या हमारा यहाँ पे आंसर कैसे आए, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल से सवाल आएंगे, नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल से सवाल। बस आपको क्या पता होना चाहिए, हमारे पास हमें जो टेबल बनती है कुछ इस तरीके से, भाई आज ही इसके इंकों को चेंज कराएंगे। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमसे पूछे जाते हैं। ये टेबल आपको अगर नहीं पता है, इस टेबल में आता क्या क्या है? इस टेबल में आता है पहले 0, फिर 30, 45, 60 और 90। ये 3 तरीके, ये 5 तरीके के आपके जो हैं ये चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये टेबल, इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैंने आपको एक बार बताया जा चुका है कि इस टेबल को बनाना कैसे है। बहुत आसान होता है। आप लोग मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट वाला वीडियो आया था उसको देख लेना, ये बनाना सीख जाएंगे। जब ये बन जाएगा तो आपको बस इसमें बस आपको यहां पे यही 3 वैल्यू चाहिए होंगी, साइन कॉस टेन। बहुत मुश्किल होता है जो नीचे तक जाए, अगर जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेबल बनाना जानते हैं तो कर लेंगे। यहां पे टेन थीटा आ सकता है, यहाँ पे कॉस थीटा आ सकता है, यहाँ पे जो है आपका सेक थीटा आ सकता है, यहाँ पे कॉट भी आ सकता है और यहाँ पे सेक भी आ सकता है और यहाँ पे कॉसेक भी आ सकता है। तो इससे ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहां से इतने में हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। बस आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखेंगे क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इस तरीके के सवाल, इस तरीके के सवाल, इस तरीके के सवाल आपको मैं 3 या 4 तरीके की जो कैटेगरी है, 5 तरीके की, कोशिश करूंगा कि आपको सबका 1-1, 2-2 सवाल लगवा दिया जाए, जिससे अगर आपको सवाल है, सबसे ज्यादा आपको इस बेस पे सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बेस पे सवाल बहुत कम मिलेगा, इस पे आपको सबसे ज्यादा सवाल। तो मैं आपको निशान लगा देता हूं, इस पे और इस पे, ये 2 ही टॉपिक आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टेनो और क्लर्क में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोगों के लिए मैं एक चीज बता दूं, मॉर्निंग में एक शिफ्ट में आपका एक पेपर में कराऊंगा, मॉर्निंग में 7:30 से 8, मतलब 7:30 बजे से या 8 बजे से हमारा एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में। एक प्रैक्टिस सेट शाम को स्टार्ट होगा, वो भी ऐसे ही रहेगा, लगभग शाम को 7 बजे से हो सकता है, 7:30 से हो सकता है या 8 बजे से। और यही चीज आपको इधर भी फॉलो रहेगी, सुबह भी 7:30 से हो सकता है, 7 बजे से हो सकता है या 8 बजे से। ये 3 टाइमिंग है, इसके अलावा मेरे पास और कोई टाइमिंग नहीं। मैं इन्हीं टाइम में आपको फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट करा पाऊंगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आंखों को थोड़ा फोड़ना पड़ेगा, और इन आंखों को फोड़ने के लिए अगर मॉर्निंग में जगना पड़ता है टेस्ट देने के लिए तो बिल्कुल जगिए। ये कोशिश मत कीजिएगा कि आप बैठ के उठ के बाद में लगा लेंगे। देखिए उस समय पे क्या होगा कि उस समय पे मैं चीजों को पढ़ रहा हूँ, बच्चे जैसे लगा रहे होंगे वो लगा रहे होंगे, क्योंकि जो लाइव में चीज होगी ना
आप बाद में करेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन फिर वो बात आप में आपस में कंपटीशन नहीं हो पाएगा। आप ये नहीं देख पाएंगे अच्छा हमसे 10 बच्चे आगे निकल रहे हैं, हमसे 20 बच्चे आगे निकल रहे हैं, वो नहीं देख पाएंगे। तो उसको अगर देखना है तो जिस टाइम मैं बताऊं सुबह और शाम 2 शिफ्टों में मैं 2 पेपर रोज कराऊंगा, 2 पेपर पर डे की बात है। अभी 30 दिन है, 30 दिन में मैं 60 पेपर करा दूंगा और गारंटी दे रहा हूं 60 दिन अगर आपने रेगुलर मेरे पास बैठ के यहां पे पेपर दे लिए तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपके मतलब जो कट ऑफ होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, देखो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि जितने भी लोग हमारे पास पढ़ेंगे सारे लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन हां जो अपना 100% देगा, मैं अपना 100% दूंगा, आप अपना 100% दे देंगे तो 100% ये श्योर है कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। कट ऑफ क्या जाती है वो बात की बात है, लेकिन आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके लिए मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस सेट कैसे कैसे हो सकते हैं, वो भी आपको बता दिया, और उसको आपको ज्वाइन करना है मॉर्निंग में हो अगर 7 बजे तो भी जाग के टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद सो जाइए, फिर पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाम को 7-8 बजे आप फ्री ही होते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये थी इंफॉर्मेशन, बाकी ये इस वाले की इंफॉर्मेशन आपको बता दी, सवाल भी आपको ये 3 टॉपिक मैंने बताया, तीनों चारों करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।